वो ये है कि पत्रकार की कलम का महत्व क्या है। किसी भी पत्रकार के लिए उसकी कलम बहुत महत्वपूर्ण होती है। पत्रकार के लिए पत्रकार की कलम न रुकनी चाहिए न झुकनी चाहिए, कलम न अटकनी चाहिए न भटकनी चाहिए, कलम चलती रहनी चाहिए, चलती ही रहनी चाहिए। तो ये जो बात थी, ये डॉक्टर भंवर सुराणा ने, मैं जब से उनसे मिला हूँ लगातार वो इस काम में आगे समझ रहे। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ कहूँ। 1959 में मैं सबसे पहले उनसे मिला था, जब वो उदयपुर में आए थे एक कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ। तब मैंने उनको आमंत्रित किया था मेरे घर पे और उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। अब 1959 की बात है, जब मैं लोकवाणी का प्रतिनिधि था उदयपुर में और वो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में उदयपुर आए। पहली मुलाकात में इतना प्रभावित हुआ उनकी सरलता से, उनकी सरलता से, और किसी तरह का उनमें गुमान नहीं था। मंगरों से चले जयपुर आए। जयपुर में उन्होंने अपना सारा जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया और वो बहुत कुछ दे करके चले गए। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। सामाजिक कुरीतियों और प्रशासनिक लापरवाही के बारे में, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, इन सब चीजों पे बहुत बेबाकी से लिखते थे। वो जमाना था तब डॉक्टर भंवर सुराणा की ड्यूटी बोलती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जाते तो वो अपने ऐसे तीखे सवाल करते जिनका उत्तर देने में प्रशासन के लोग असहाय हो जाते। ये उनकी दृष्टि का कौशल था भंवर सुराणा की। उनकी जो समाचार छपते थे उनके बाद तहलका मचता कि ये क्या खबर आ गई है, ओ भाई चर्चा होती थी। खासतौर से जब वो वहाँ सेना में उनकी रिपोर्टिंग के लिए वो तैयार हुए तो उसका प्रशिक्षण उन्होंने लिया। भारत पाक युद्ध के दोनों युद्धों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। सेना की वर्दी पहनते थे, पहन करके और वहाँ बॉर्डर पे नजदीक जाकर के रिपोर्टिंग करते। और वो रिपोर्टिंग जब अखबार में छपती तो आप देखिए कि लोग जो है ना लपकते थे पढ़ने के लिए, आज क्या लिखा है, आज क्या लिखा है। बड़ी जीवंत उनकी रिपोर्टिंग। वो एक उन्होंने जो छाप छोड़ी थी एक पत्रकार के रूप में, वो आज भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। हमें सीखना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कि मैं पत्रकार कैसे बना। अभी सारंग देव साहब बता रहे हैं और इसमें इनका भी, इनकी संस्था का भी योगदान है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ 86 साल पहले, 86 साल 6 महीने और 18 दिन पहले मेरा शहर में जन्म हुआ है। और मैं पत्रकार बना 1957-58 और बना इनकी विद्यापीठ की एक संस्था चलती है गोलमोल में, जिसमें प्रतिदिन जनपद प्रतिदिन जो है समाचारों का वाचन होता है और देश और दुनिया की सारी खबरें वहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती और वो माइक पे अनाउंस करते हैं। मैं छोटा बच्चा था और उसको सुनने के लिए नियमित रूप से जाता। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस वक्त मैं 6-7 साल का था। तो बड़ी अजीब सी बात थी कि जय हिंद गीता भी के कुछ गीत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कि जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा, हम गलियों में गाते थे, टोलियां बना करके। तो
तो उस वक्त मुझे लगा कि हिंदी भी इतनी शानदार ऐसी भाषा है जिसकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं और गाते हैं। उसी दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सैनिकों की कमी महसूस हुई तो उन्होंने महाराणा को लिखा कि भाई आप हमारे लिए यहाँ पे सेना में भर्ती करवाइए। तो भर्ती कराने के लिए जो आदिवासी लोग थे बच्चे, उनको एनकरेज करने के लिए ऐसे गाने बनाए कि भर्ती में जा रे रंगरूट, भर्ती में जा रे, अठे मिलेगा फाटा जूता, बटे मिलेगा बूट, भर्ती में जा रे, भर्ती में जा रे रंगरूट, भर्ती में जा रे, अठे मिलेगा सूखा रोटा, बटे मिले बिस्कुट, सूखे रोटी, अठे मिलेगा सूखा रोटा, बटे मिले बिस्कुट, भर्ती में जा रे। तो वो सारा वातावरण माहौल मैंने अपनी आंखों से बचपन में देखा। तो फिर मुझे ध्यान आया कि कैसे ये खबरें आती है दुनिया की, तो वहाँ खबरें सुनने के लिए जाते हैं। खबरें सुनते सुनते मेरे मन में पत्रकार बनने की भावना जागी। उस वक्त न तो कोई पढ़ाई होती थी, न कोई पत्रकारिता का कोई नाम था, और मेरे मन में इतनी भूख उठी कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले वहाँ जनपद पे छोटी छोटी सी कविताएं लिख के बोलना शुरू किया, और वहाँ पर वाचनालय भी चलता था, तो अखबार आते थे। दिन में वाचनालय चलता और शाम को एक खबर। तो मैं अखबार पढ़ते पढ़ते जिज्ञासा हुई और मैंने 40 रुपये महीने में एक साप्ताहिक अखबार में प्रूफ रीडर का काम शुरू किया। प्रूफ रीडर से बढ़ते बढ़ते मुझे 5-6 अखबारों में संपादन का काम किया। फिर मुझे लोकवाणी का प्रतिनिधि बन गया, फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस का प्रतिनिधि बन गया। उसी दौरान भोर सुराना साहब से मेरा संपर्क हुआ। तो ये एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में जो है इस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे जीवन में पहली बार इंटरप्रेटर 1963 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे, लेकिन तबियत खराब हो गई तो उन्होंने इंदिरा गांधी को भेजा, जिसमें 45 देशों के एटॉमिक साइंटिस्ट उसमें आए। वहाँ पर वो इंटरप्रेटर किया था, तो उसमें हिंदी नहीं थी। वो डायल था घुमा करके आप जो रशिया में बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो मुझे इंडियन एक्सप्रेस के लिए वो कवर करना था, तब ध्यान आया कि कभी हिंदी को भी ये स्थान मिलेगा, और वो आज स्थान मिल चुका है कि जब सारी दुनिया में सब जगह जब जहाँ इस तरह की होती है तो हिंदी को भी इसमें वो ले लिया जाता है। मैंने विषय पे आने से पहले मैं इतना सा जरूर कहूँगा, थोड़ा सा समय, कि जो मीडिया का स्वरूप आज है उसमें लगातार एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है और एक तरफ गिरावट। हमारी हिंदी बहुत नीचे गिर रही है। हिंदी का स्तर जिस तरह जितने वो दायरा बढ़ रहा है नए नए गैजेट्स का, उसमें उसका स्तर अखबारों में भी गिर रहा है, दूरदर्शन में भी गिर रहा है और समाचारों में भी गिर रहा है। तो ये इसकी बहुत बड़ी चैलेंज का विषय है। अभी अपने मैंने बता दिया, वर्तमान में 380 टीवी चैनल हिंदुस्तान में, 380, और 1 लाख समाचार पत्र निकलते हैं, जिनमें से 36,000 अखबार साप्ताहिक हैं, बाकी सब अलग अलग चलते हैं। तो जब इस तरह की बाढ़ आ रही है, और प्रशिक्षण का तो अब बहुत शुरुआत हुई है, लेकिन फिर हिंदी के ऊपर जो है ना, जितना ध्यान हमको परिवार से लेकर के आगे तक देना चाहिए वो नहीं दे हो रहा है। और जो अभी केवल 7-8 स्टेट्स हैं जहाँ पर राजभाषा हिंदी घोषित है, अभी उसमें भी हम बहुत पीछे हैं, और कई राज्य तो जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा कोशिश करने की, प्रयत्न करने की जरूरत है।
विज्ञापनों के जरिए टीआरपी बढ़ाना और समाचार को पीछे धकेल देना। समाचार आज हमको नहीं मिलते, तो सही समाचार है वो मीडिया से नहीं मिलता। हाँ, केवल और केवल जो ना व्यापार तंत्र हावी हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के ऊपर मुझे लगता है कि कोई ना कोई गंभीरता से विचार करना चाहिए सब लोगों को मिलकर के, ताकि इसको कुछ सुधार हो। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, काफ़ी कुछ इस विषय पे बोल चुके हैं सब ने, और मैं अपनी बात